हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOG 171 यानी भारतीय समाज छवियां एवं वास्तविकताएं। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप गेस्ट पेपर, असाइनमेंट एंड नोट्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आपने हमारी लेक्चर क्लासेस के साथ गेस्ट पेपर को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप सभी हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गेस्ट पेपर परचेज करने के रिगार्डिंग। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके भी असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOG 171 यानी भारतीय समाज छवियां एवं वास्तविकताएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका पहला जो प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि भारत में जनजातियों के भारी लक्षणों पर चर्चा कीजिए। तो यानी हमें सबसे पहले ये बताना है कि भारत के अंदर जो आपकी अनेक जनजातियां जो हैं उनके भारी लक्षण कैसे हैं, यानी वो किस तरीके से दिखाई देती हैं। तो देखो, भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश है जहां अनेक जनजातियां निवास करती हैं। जनजातियां भारत की प्राचीनतम सामाजिक इकाइयों में से एक है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषाएं, परंपराएं, जीवन शैली होती है। जनजातियों की पहचान उनके सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों के साथ साथ कुछ भारी लक्षणों को भी इसमें भारी लक्षणों से भी होती है। तो ये भारी लक्षण उनके भौगोलिक वातावरण, जीवन शैली और ऐतिहासिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो भारत, जैसा हमें पता है, हमारा जो देश है भारत, उसमें बहुसांस्कृतिक और बहुजातीय देश है, जहाँ पे आपको अनेक जनजातियां मिलेंगी। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां मिलेंगी, अलग अलग जो आपकी जातियां हैं यहाँ पे निवास करती हैं भारत के अंदर। और भारत के अंदर जो आपकी जनजातियां हैं वो सबसे प्राचीनतम सामाजिक इकाई मानी जाती है, यानी समाज का हिस्सा मानी जाती हैं। और इन जनजातियों की अपनी अलग ही संस्कृति होती है, भाषा होती है, परंपराएं होती है, जीवन शैली होती है। तो जनजातियों की पहचान उनके सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों के साथ साथ कुछ भारी लक्षणों से भी हमें देखने को मिलती है। तो ये भारी लक्षण जो होते हैं ना, उनके भौगोलिक वातावरण और जीवन शैली और ऐतिहासिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। तो देखो, समझते हैं पहला भारी लक्षण कौन सा है जनजातियों के। ठीक है, तो जनजातियों के भारी लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका शारीरिक बनावट। यानी भारत की विभिन्न जातियों में से शारीरिक बनावट में आपको विविधता देखने को मिलेगी। कुछ जनजातियों का कद जो होता है वो छोटा होता है, जबकि कुछ का मध्यम या लंबा होता है। शरीर सामान्यता आपका मजबूत और श्रमशील होता है, क्योंकि उनका जो जीवन है ना वो प्राकृतिक और शारीरिक कार्यों पर आधारित होता है। इसलिए जो उनका शरीर जो होता है वो आपको मजबूत और श्रमशील देखने को मिलेगा, यानी मेहनती देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें त्वचा के रंग की, तो जनजातियों का त्वचा का रंग उनके निवास क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। अधिकांश जनजातियों का रंग काला, सांवला या भूरा होता है। उदाहरण के लिए मध्य भारत की जो आपकी गोंड जनजाति है और जो भील जनजाति है, इनमें आपको गहरा सांवला रंग पाया जाता है, जबकि जो आपकी उत्तर पूर्व की जो जनजातियां हैं उनमें अपेक्षाकृत हल्का रंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जनजातियों का जो दूसरा लक्षण है वो क्या है कि त्वचा का रंग। अगला जो लक्षण है आपका वो ये है जनजातियों का कि बालों की प्राकृति, यानी जनजातीय लोग जो होते हैं ना आपके, उनके बाल सामान्यतः आपको यहाँ पे काले, घने और सीधे और लहरदार देखने को मिलते हैं। तो कुछ जनजातियों में आपको घुंघराले बाल भी पाए जाते हैं। बालों की बनावट उनके नस्लीय और आनुवांशिक गुणों को ये दर्शाती है। इसके बाद है चेहरे की संरचना। अगर हम बात करें चेहरे की संरचना की, तो कई जनजातियों के जो चेहरे की जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। उत्तर भारत की जो जनजातियां हैं इसमें आपका मुंह जो होता है, उनका जो चेहरा जो होता है वो चौड़ा चेहरा होता है, छोटी नाक होती है, तिरछी आंखें देखने को मिलती हैं। वहीं मध्य और दक्षिणी भारत की जनजातियों में चौड़ा माथा, मोटे होठ तथा उभरी हुई गाल की हड्डियां यहाँ पे पाई जाती है। वहीं अगर आंखों के ऊपर हम बात करें तो आंखों का जो स्वरूप होता है, भारत की अधिकांश जनजातियों में आंखें उनकी काली या भूरी होती है। उत्तर पूर्वी जनजातियों में मंगोलाइट विशेषताओं के कारण आंखें जो होती है उनकी अपेक्षाकृत छोटी और तिरछी हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम पहनावे की बात करें तो जनजातियों का जो पहनावा होता है विशिष्ट उनकी पहचान का महत्वपूर्ण भाग होता है। वे स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्त्रों का उपयोग करते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों
रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं और जो कई जनजातियां आपकी होती हैं वो पारंपरिक पोशाकों को विशेष अवसरों पर यहाँ पे धारण करती है। यानी हमें पहचान जो आपका पहनावा जो है ना जनजातियों का, इससे भी हम पहचानते हैं उनको कि वो कौन सी जनजाति के लोग हैं। ठीक है, इसमें आपके महिला और पुरुष दोनों ही रंग बिरंगे यहाँ पे वस्त्र पहनते हुए आपको नजर आएंगे। कई जनजातियां जो हैं वो विशेषकर अपने अपने जो उनके अवसर होते हैं उन पे विशेषकर अपनी पोशाकों को धारण करते हैं। वहीं अगर हम बात करें भारी लक्षणों में जनजातियों के आभूषणों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी जनजातीय समाज में आभूषणों का विशेष महत्व होता है जनजातीय समाज में। ठीक है, यहाँ पे लोग जो होते हैं वो जो आपके आभूषण होते हैं ना इनको विशेष महत्व देते हैं। महिलाएं और कई बार पुरुष भी यहाँ पे आपके धातु, मोती, सीप, हड्डियों तथा पत्थरों से बने हुए आभूषण पहनते हैं। ये उनकी संस्कृति पहचानों का प्रतीक माना जाता है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो टैटू और शारीरिक सजावट, यानी कई जनजातियों में शरीर पर खोदना यानी आपका टैटू बनवाने की जो परंपरा है वो होती है। ये सौंदर्य, धार्मिक आस्था तथा सामाजिक पहचान से भी जुड़ा हुआ होता है और कुछ जनजातियां विशेष अवसरों पर भी अपने शरीरों पर रंग और प्राकृतिक पदार्थों से ये सजाती है। तो टैटू और सजावट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जनजातियों के भारी लक्षण में। अब अगर हम बात करें भारी लक्षणों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जनजातियों के, तो चलिए समझते हैं। देखो, भौगोलिक स्थिति यहाँ पे निर्भर करती है। ठीक है, जलवायु और पर्यावरण, आनुवांशिक विशेषताएं, भोजन और जीवन शैली और सांस्कृतिक परंपराएं, ये सारे क्या है आपके भारी लक्षण को प्रभावित करने वाले कारक है। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष क्या कहता है इस प्रश्न का कि भारत की जनजातियां अपनी विशिष्ट बाहरी विशेषताओं के कारण अन्य समुदायों से अलग पहचान रखती हैं। शारीरिक बनावट, त्वचा का रंग, पहनावा, आभूषण तथा शारीरिक सजावट जैसे जो आपके यहाँ पे लक्षण है जनजातियों के, वो हमें उनकी सांस्कृतिक विविधता को हमें दर्शाती है। हालांकि आधुनिकता और शहरीकरण के प्रभाव से इन लक्षणों में परिवर्तन आ रहे हैं, फिर भी जनजातीय समुदाय अपनी पारंपरिक पहचान और विरासत को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार जनजातियों के जो भारी लक्षण है वो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसी प्रकार ये आपका जो प्रश्न है ये समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि भारत में परिवार संबंधी व्यवस्थाओं में बदलाव के उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। तो देखो, भारत के अंदर जो आपकी परिवार संबंधित व्यवस्था है ना, इसके अंदर बहुत सारे हमें बदलाव देखने को मिले हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो हमें यही बताना है कि कौन कौन से ऐसे कारक है जिनकी वजह से हमें बदलाव देखने को मिले हैं भारत के परिवार संबंधित व्यवस्था में। तो देखो, परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्था है। ये व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक विकास का आधार भी होता है। भारत में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित रही है, जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती है। लेकिन आधुनिक समय में परिवार की जो संरचना है, कार्य और संबंधों में यहाँ पे आपको अनेक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आज संयुक्त परिवारों की जगह यहाँ पे एकल यानी आपका न्यूक्लियर फैमिली जो है आपकी एकल परिवारों ने यहाँ पे विस्तार हो रहा है। और इन परिवर्तनों के पीछे कई आपके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक जो है वो उत्तरदायी है। यानी पहले जो है आपका संयुक्त परिवार हमें देखने को मिलते थे, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, आज के समय में हमें एकल परिवार देखने को मिल रहे हैं, यानी आपकी न्यूक्लियर फैमिली देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं कि भारत के अंदर जो परिवार संबंधित व्यवस्था है इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसको, कौन कौन से ऐसे कारक जो है वो उत्तरदायी है भारत में परिवार संबंधित व्यवस्था को लेकर। तो यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट है वो ये है कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। औद्योगिकीकरण के कारण क्या होता है कि रोजगार के नए अवसर शहरों में विकसित हुए। लोग नौकरी और व्यवसाय के लिए गांव से शहरों की ओर जाने लगे। शहरों में सीमित आवास और अधिक खर्च के कारण छोटे परिवारों को यहाँ पे प्राथमिकता देने लगी। ठीक है, इससे संयुक्त परिवार जो है आपका वो कमजोर हो गया, संयुक्त परिवार व्यवस्था, और एकल परिवारों को यहाँ पे विकास हुआ। तो यहाँ पे देखो, लोग क्या कर रहे हैं, रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपनी आजीविका चलाने के लिए वो शहरों में जब वो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, गांव को छोड़ के जब वो शहरों की ओर जाने लग रहे हैं, तो शहरों में तो जो आपका आवास जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सीमित आवास है, खर्चे अधिक है, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एकल परिवार को यहाँ पे ज़्यादा आपका महत्व दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है। तो संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है यहाँ पे आपकी कमज़ोर हुई दिखती है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण भी। इसके बाद है आपका शिक्षा का प्रसार। तो शिक्षा के विस्तार ने लोगों की सोच और जीवन शैली में अधिक बदलाव लाया है। शिक्षित व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने, आत्मनिर्भर बनने की
और अग्रसर होता है। महिलाओं की शिक्षा बढ़ने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है, जिससे परिवार में पारंपरिक भूमिकाओं में भी परिवर्तन आया है। तो यहाँ पे आपका जो परिवार संबंधी जो व्यवस्था है, इसमें हमें शिक्षा का परिवार भी जो है आपका यहाँ पे कारक देखने को मिलता है, क्योंकि शिक्षा से लोगों की सोच और जीवन शैली में बदलाव आया है। शिक्षित व्यक्ति जो है यहाँ पे स्वतंत्र निर्णय लेने हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ठीक है, और अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो महिलाओं की जो शिक्षा है ना, यहाँ पे वो सामाजिक महिलाओं की जो स्थिति है वो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक स्थिति यहाँ पे उनकी हमें मजबूत होती हुई दिखी है। अगला जो आपका कारक है वो ये है कि महिलाओं का रोजगार, यानी पहले महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू कार्य तक सीमित थी, लेकिन आज वे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। इससे परिवार की संरचना और कार्यों में भी परिवर्तन आया है तथा पति पत्नी के संबंध अधिक समानतापूर्ण यहाँ पे बने हैं। तो रोजगार और महिलाओं का जो रोजगार है ना, ये भी आपका क्या है, आपको एकल परिवार के अंदर जो आपकी परिवार बदलती परिवार व्यवस्था जो है ना भारत के अंदर, वो दर्शाती है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी सिर्फ वो घरेलू काम तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में, आधुनिक समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में विभिन्न क्षेत्रों में आपको महिलाएं कार्य करती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ महिलाओं की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भी इससे विकसित हुई है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से क्या हुई है, आत्मनिर्भर बनी है, और परिवार की जो संरचना है और जो उनके कार्य है उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को यहाँ पे मिले हैं। इसी के साथ आपका अगला पॉइंट है आर्थिक कारक। बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और सीमित आय के कारण बड़े परिवारों का पालन पोषण यहाँ पे कठिन हो गया। लोग कम सदस्यों वाले परिवारों को अधिक सुविधाजनक मांगने लगे और अधिक आर्थिक दबावों ने भी संयुक्त परिवारों के विघटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे हमें बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और सीमित जो आपकी आय के कारण है, इसकी वजह से भी ना हमें एकल परिवार यहाँ पे देखने को मिले हैं। आधुनिकता और आपकी जो पश्चिम जो प्रभाव है, या जिसको हम पाश्चात्य प्रभाव भी बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपकी पश्चिम संस्कृति है ना और जो आधुनिक जीवन शैली है, इसने भी भारत समाज पर जो है, भारतीय समाज पर जो अपना गहरा प्रभाव डाला है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता, समानता, आत्मनिर्णय जैसे मूल्यों को यहाँ पे अधिक महत्व मिलने लगा है। इससे पारंपरिक परिवार नियंत्रण और सामूहिकता की जो भावना है इसमें भी कमी आई है। अगला है आपका संचार और परिवहन का विकास। यातायात और संचार के साधनों में सुधार के कारण लोगों की गतिशीलता बढ़ी है। रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय के लिए लोग जो है वो दूर दूर तक जाने लगे हैं। इससे परिवार के सदस्य अलग अलग स्थानों पर रहने लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार का भी विघटन होना शुरू हो गया है। यानी संयुक्त परिवार से आपके एकल परिवार में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अगला जो आपका कारक है वो ये है कानून और सामाजिक सुधार। कानून और सामाजिक सुधार की बात करें तो विवाह, उत्तराधिकारी संपत्ति अधिकार और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों में यहाँ पे हमें सुधार देखने को मिले हैं। परिवार व्यवस्था को इन्होंने प्रभावित करा है। बाल विवाह, दहेज, लैंगिक भेदभाव जैसी प्रथाओं के विरुद्ध यहाँ पे कानूनों ने परिवार में समानता और न्याय को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया है। अगला पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम और जागरूकता के कारण छोटे परिवारों की जो अवधारणा है वो यहाँ पे लोकप्रिय हुई है। लोग कम बच्चों को जन्म देकर उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं। इससे आपके जो परिवारों का आकार है वो भी यहाँ पे हमें छोटा देखने को मिला है। यानी जनसंख्या नियंत्रण के कारण भी हमें यहाँ पे एकल परिवार देखने को भी मिले हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है, भारत में परिवार व्यवस्था में परिवर्तन एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है। औद्योगिकीकरण, शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी, आर्थिक परिवर्तन, आधुनिकता तथा कानूनी सुधार जैसे कारकों ने परिवार की संरचना और कार्य को प्रभावित किया है। यद्यपि संयुक्त परिवारों का महत्व यहाँ पे कम हुआ है, फिर भी परिवार आज भी भारतीय समाज की मूल इकाई बना है। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिकता और पारिवारिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए, ताकि समाज का जो स्वास्थ्य है इससे वो विकसित हो सके। तो इसी के साथ ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि भारत में गांव एक सामाजिक इकाई के रूप में है, इसका वर्णन करना है। तो देखो, भारत को लंबे समय से गांव का देश कहा जाता है। आज भी देश की एक बड़ी जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव केवल रहने का स्थान नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है जहां लोग आपसी सहयोग, परंपराओं और सामाजिक संबंधों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भारतीय समाज की संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक संरचनाओं का भी यहाँ पे हमें मूल आधार गांव के रूप में देखने को मिलता है।
इसी के बाद है आपका गांव का अर्थ। गांव के अर्थ की बात करें तो देखो, गांव एक ऐसा छोटा भौगोलिक क्षेत्र है जहां लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, उससे संबंधित कार्य है। गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, उनके बीच घनिष्ठ संबंध भी यहाँ पे पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें गांव की सामाजिक विशेषताओं की, तो गांव की सामाजिक विशेषता पहली क्या है कि सामुदायिक जीवन। तो जैसा मैंने भी आपको यहाँ पे बताया कि गांव में जो लोगों का जो समूह है वो ज्यादातर कृषि व्यवसाय पे संबंधित है और एक दूसरे को लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से जानते हैं, इनके बीच में अच्छा संबंध पाया जाता है। तो पहली विशेषता क्या कहती है कि सामुदायिक जीवन। सामुदायिक जीवन की बात करें तो गांव में सामुदायिक भावना जो होती है आपकी बहुत मजबूत होती है। लोग एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं। विवाह, त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम और सामाजिक अवसरों पर भी यहाँ पे लोग एक साथ मिलकर सहयोग करते हैं। वहीं बात करें पारिवारिक व्यवस्था की, तो गांव में संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वो लंबे समय तक चलती आ रही है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो परिवार जो है सामाजिक जीवन की एक प्रमुख इकाई होता है। परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो वही आपकी क्या है, पारिवारिक व्यवस्था है। अगला है आपका सामाजिक नियंत्रण, यानी गांव में सामाजिक नियंत्रण औपचारिक रूप से काम करते हैं। परंपराएं, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं और पंचायत सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोग सामाजिक नियमों का पालन करते हैं ताकि समाज में वो उनका सम्मान जो है वो बना रहे। तो गांव के अंदर ना सामाजिक नियंत्रण भी आपका अनौपचारिक रूप से होता है, जिसमें आपकी पंचायत शामिल होती हैं। ठीक है, नगर पालिकाएं होती है, ये सारी व्यवस्था आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और ये लोग जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सामाजिक व्यवस्था गांव के अंदर बनाए रखने में। तो लोग यहाँ पे नियमों का पालन करते हैं ताकि समाज में उनका जो सम्मान है वो बना रहे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जाति व्यवस्था का प्रभाव, यानी भारतीय गांव में ना जाति व्यवस्था को यहाँ पे विशेष महत्व दिया जा रहा है। विभिन्न जातियों के लोग जो है वो अलग अलग काम करते हैं। यद्यपि आधुनिक समय में जो इसका प्रभाव है ना बहुत कम हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी कई गांव में जाति सामाजिक संबंधों को यहाँ पे बहुत ज्यादा ये प्रभावित करती है, यानी जाति व्यवस्था का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। फिर है आपका धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, यानी गांव में धार्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक परंपराएं सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जैसे आपका मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और आदि जितनी भी आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं वो लोगों को एकजुट रखने का भी काम करती हैं। त्योहारों और मेलों के माध्यम से सामाजिक एकता भी आपकी मजबूत यहाँ पे होती है। अब हम बात करते हैं गांव के आर्थिक आधार। गांव के अगर आर्थिक आधार की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके भारतीय गांव में ना जो अर्थव्यवस्था है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी खेती के ऊपर, यानी कृषि के ऊपर। खेती, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग गांव की जो आपकी आय है उसका प्रमुख स्रोत मानी जाती है। गांव के लोग एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर रहते हैं, जिससे यहाँ पे लोगों की जो सहयोग की जो भावना है वो विकसित होती है। वहीं गांव का सामाजिक महत्व की बात करें तो गांव जो है वो भारतीय संस्कृति परंपराओं के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ सामाजिक मूल्य, नैतिकता, सहयोग और सामूहिकता की जो भावना है इसका भी विकास होता है। गांव लोकतंत्र की जड़ें माने जाते हैं क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों की जो भागीदारी है वो यहाँ पे सुनिश्चित होती है। वहीं वर्तमान परिवर्तन की बात करें तो शिक्षा, संचार, तकनीकी विकास और शहरीकरण के कारण गांव में अनेक परिवर्तन हुए हैं। लोगों की सोच में बदलाव आया है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है और आधुनिक सेवाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हुई हैं। फिर भी गांव आज भी भारतीय समाज की आधारभूत इकाई यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमें वर्तमान परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं गांव के अंदर, जिससे यहाँ पे भारतीय समाज में जो आपका गांव की जो सामाजिक इकाई के आधार पर वो बने हुए हैं। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि गांव जो है, भारतीय गांव जो है वो महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है जो सामुदायिक जीवन, सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक परंपराओं और गतिविधियों का केंद्र है। गांव भारतीय समाज की आत्मा है और देश के सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए गांव के समग्र विकास पे यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत को एकीकृत करने वाली मुख्य शक्तियां कौन कौन सी है, सविस्तार से समझाइए। तो भारत विश्व के सबसे बड़े और विविधतापूर्ण देशों में से एक है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां, संस्कृतियां, परंपराएं और जीवन शैलियां यहाँ पे पाई जाती है। इतनी विविधताओं के बावजूद भी भारत एक मजबूत और संगठित राष्ट्र के रूप में स्थापित है। इसका मुख्य कारण वे शक्तियां हैं जो देश के लोगों को एक सूत्र में बांध के रखती हैं। ये शक्तियां भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावना को भी मजबूत बनाती है। तो भारत के अंदर आपको
भारत को एकीकृत करने वाली शक्तियां यहाँ पे बतानी है। तो देखो पहली शक्ति हमारी कौन सी है कि भारत का संविधान और यहाँ की लोकतंत्र व्यवस्था। तो भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान देश को एकजुट रखने में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति यहाँ पे माना जाता है। संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है, न्याय प्रदान करता है। ये धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव को रोकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण देश सभी नागरिक शासन प्रक्रिया में यहाँ पे भाग लेते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को भी यहाँ पे हमें बल देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता की बात करें तो भारत की जो संस्कृति है वो अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग अलग परंपराएं होने के बावजूद भी कुछ सांस्कृतिक मूल्य देश में समान रूप से हमें दिखाई देते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान, परिवार का महत्व, अतिथि सत्कार और आध्यात्मिकता जैसी विशेषताएं भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में बांधती है। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व जैसे जो त्योहार है वो पूरे देश में मिलजुल कर यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो सांस्कृतिक एकता भी क्या है, भारत को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या हम कह सकते हैं भारत को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण शक्ति का कार्य करती है। तो देखो धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो भारत अनेक धर्मों का जन्म स्थान और निवास स्थान रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, ये अन्य धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो भारतीय समाज में ना आपकी धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान की भावना भी यहाँ पे पाई जाती है। सर्वधर्म समभाव की जो आपकी विचारधारा है वो लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करती है। इसके बाद है आपका स्वतंत्रता संग्राम की विरासत। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की बात करें तो ये भी भारत को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण शक्ति का कार्य करती है। भारत का स्वतंत्र आंदोलन जो है वो देश को एकजुट करने वाली महत्वपूर्ण शक्ति रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के जो लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया है। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति की भावना को भी जन्म दिया है। आज भी स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श जो है वो लोगों को एकता का संदेश देते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय प्रतीक और संस्थाएं, यानी राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ज्ञान, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पर्व, ये भारतीयों में एकता की भावना उत्पन्न करते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गांधी जयंती जैसे जितने भी आपके अवसर है वो पूरे देश में सम्मान और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सेना, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य आपकी जो राष्ट्रीय संस्थाएं ये भी देश को एकता रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि संचार और परिवहन के साधन, यानी आधुनिक युग में सड़क, रेल, वायु परिवहन और डिजिटल संचार ने देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इससे आपकी राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है आर्थिक परस्परता पे निर्भरता, यानी भारत के विभिन्न राज्य एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर रहते हैं। एक राज्य में उत्पादित वस्तुएं जो हैं वो दूसरे राज्यों में उपयोग की जाती है। व्यापार, उद्योग, बाजार की परस्पर निर्भरता देश की एकता को मजबूत करते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष को। निष्कर्ष क्या कहता है कि भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जबकि उसकी एकता जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। संविधान, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक सहिष्णुता, स्वतंत्रता संग्राम की भावना, राष्ट्रीय संस्थाएं तथा आधुनिक संचार और परिवहन के जितने भी आपके साधन हैं वो भारत को एकीकृत करने में प्रमुख शक्तियां हैं। इन शक्तियों के कारण भारत विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर विश्व के सामने खड़ा है।